ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे पास होती है, ये तो रैग मॉडल्स हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी थोड़ा सा आगे का वर्जन है। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, जैसे जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह के ना बहुत सारे वर्ड्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं कि भाई आप ये सीखें, आप जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन सीखें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये कह किसको रहा है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कह रहे हैं? ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अरसे से, बहुत जमानों से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी फील्ड में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। पब्लिकली अवेलेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं थे, हमारे सिस्टम्स इतने स्मार्ट नहीं थे। तो पब्लिकली अब ये जो अवेलेबल हो गई है, वो क्या, किसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं? ये जनरेटिव इंजन्स कह रहे हैं हम ज्यादातर मीन्स ये इनको कह चैट रहे हैं। जीपीटी। हम्म। इन बॉट्स को कह रहे हैं हम, चैट चैट जीपीटी जीपीटी और जेमिना, ये सारी चीजें जो आ और गई। जेमिनाई। ठीक। हाँ। हम्म। ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये बात सारे समझनी होगी। इंजन जिसको हम सर्च जिन सारे इंजन्स पे जो हम सर्च करते हैं, तो क्या हम उनको एआई कह सकते हैं? बिल्कुल। देखें, जैसे अभी मैंने आपको गूगल पे शूज सर्च करके दिखाया था, और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इंटेलिजेंट है। इसको पता है कि मैं कहाँ से बैठ के रिसर्च कर रही हूँ, कहाँ से बैठ के मेरी मेरी बाइंग पावर कितनी है, मैं क्या सर्च करती हूँ। तो ये सारी चीजें उसे कैसे पता चल रही है? अगर उसे पता भी चल रही है तो कैसे उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये वाला रिजल्ट दिखाना है? यही तो इंटेलिजेंस है। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं जमानों से। ठीक है। अब हमें एज अ मार्केटर, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो बज वर्ड्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को बताने के लिए होते हैं कि हम जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं। ठीक है। वो अलग बात है कि अब आप लोग जिस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, तो आप लोग समझते हैं या हम लोग ये समझते हैं, या जो क्लाइंट होता है जिनको नहीं पता होता है, जो ले मैन होते हैं, वो ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है जो आपके डिफरेंट सिनेरियोज को एनालाइज करके उसकी बेसिस के ऊपर रियल टाइम डिसीजन ले सके। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पास कोई डेटा हो, उस डेटा की बेसिस पर उसको एनालाइज करके वो कुछ प्रिडिक्ट कर सके, वो कुछ सजेशन दे सके, वो कोई रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो चैट जीपीटी है, इसका नाम क्या है? देखिए, चैट जीपीटी ये एक चैट बॉट है, ये एक चैट बॉट मॉडल है। ठीक है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। GPT 4, GPT 5, या फिर जो हमारे पास दूसरे मॉडल्स हैं, वो एक, आप इसको कह सकते हैं कि एक लार्ज लेवल के मॉडल्स हैं, जिसको हम कहते हैं LLM। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर कोई बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहा है LLM की। LLM का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, अगर आप लोगों को काम की इनकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बज़ वर्ड है, और ये कितना ऑलरेडी सर्च इंजन इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर एक बहुत सारा डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता है, और वो उस डेटा की बेसिस के ऊपर प्रिडिक्शन करता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो यूज है ना, जो ऑलरेडी मेडिकल साइंस के अंदर यूज हो रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है, या डेटा एनालिसिस या स्टॉक्स के अंदर यूज हो रहा होता है, जो वो प्रिडिक्शन बता रहा होता है, वो प्रीवियस डेटा की बेसिस के ऊपर क्या बता रहा होता है? प्रिडिक्शन। तो उसके पास जितना अच्छा, जितना रिफाइंड डेटा होता है, उतनी ही अच्छी वो प्रिडिक्शन कर सकता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस तरीके से काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट दें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट अ एसे ऑन फ्लावर। ठीक है। तो ये देखें, ये वर्ड बाय वर्ड लिख रहा है यहाँ पे। जी। अब ये जो वर्ड बाय वर्ड लिख रहा है, ठीक है, तो हमने इसको वर्ड दिया फ्लावर, और फ्लावर के ऊपर इसने एक पूरा ऐसे लिखकर दिखा दिया। अब ये ऐसे इसने एक प्रिडिक्शन के बेसिस के ऊपर लिखा है। एक प्रिडिक्शन के बेसिस के ऊपर कैसे लिखा है?
अब मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सा इसका एक मॉडल बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लावर, और यहाँ पे लिखा है रोज, यहाँ पे लिखा है इज, यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल, कुछ भी। ठीक है, ये वर्ड्स एक एक पूरी डिपॉजिटरी है वर्ड्स की। और सेम ही वर्ड्स यहाँ पे भी लिखे हैं वर्टिकल लाइन में। ठीक है। सो अब वो ये प्रिडिक्ट करता है, जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं प्रिडिक्शन के ऊपर काम करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी ने फ्लावर लिखा है, फ्लावर, और ऐसे भी लिखा है, अगर मैंने कहा है कि उसको ऐसे लिखना है, तो फ्लावर के बाद क्या चीज आ सकती है, फ्लावर के बाद फ्लावर आने के चांसेस कितने हो सकते हैं। कोई भी चीज जीरो तो चांस होता नहीं किसी भी चीज का, 1% चांस हो सकता है फ्लावर, क्योंकि अगर किसी ने बाय मिस्टेक लिख दिया हो तो। इस आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। ठीक है, 100% भी चांसेस नहीं होते किसी चीज के। यानी कि प्रिडिक्शन के अंदर कभी भी कोई चीज बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती, कोई भी चीज बिल्कुल 100% नहीं होती। प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन तो ऐसे ही रहती है, 1 और 9 के बीच में रहेगी। 0.9 आप इसको समझे, यानी कि। ठीक है, और अगर फ्लावर के बाद रोज आने के चांसेस कितने हैं, अगर सही ग्रामर से हम बात करें तो 4। ऐसे ही हम जर्नल एक प्रिडिक्शंस बना रहे हैं इसकी। ब्यूटीफुल आने के चांसेस कितने हैं, फ्लावर ब्यूटीफुल, फ्लावर इज ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन फ्लावर ब्यूटीफुल चलें, किसी ने स्किप कर दी ग्रामर, तो 7 चांसेस हैं। इसी तरह से रोज, फ्लावर के बाद रोज आने के चांसेस कितने हैं, 7, फ्लावर रोज, इस तरह से लिख सकता है कोई। ठीक है। और इसी तरह से रोज के बाद रोज आने के चांसेस कम होंगे बहुत। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट, बस अभी रैंडम आपको, अभी इसको आप इतना टेक्निकल नहीं समझिएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही मैं बिल्कुल आपको जर्नल समझा रही हूँ कि सिंपल लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है। तो इनके पास इस तरह के ना कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, जिसके अंदर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल, या फ्लावर इज प्रिटी, कुछ भी इस तरह का वर्ड लिखते हैं। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि ये वर्ड, फ्लावर के साथ कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा लिखा जाता है, वेरी नेक्स्ट वर्ड इज, सबसे ज्यादा चांसेस है ना, तो फिर वो उसको एक नया टेबल बनाता है, फ्लावर इज। फिर फ्लावर इसके साथ कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा लिखे जाएंगे। अब जैसे हमने तो यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड्स लिए हैं ना, कितने ही वर्ड्स हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर, सिर्फ एक एक लैंग्वेज की बात करेंगे। अब इसके अंदर कौन सा वर्ड आने के चांसेस ज्यादा है, ब्यूटीफुल। तो फिर तीसरा एक टेबल बन जाएगा, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो फ्लावर इज ब्यूटीफुल के बाद आने का चांसेस कौन से वर्ड का ज्यादा है, जो ज्यादा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या होते हैं, प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं अल्फाज को, वर्ड्स को, कि कौन सा वर्ड अब नेक्स्ट हो सकता है। अब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के ऊपर जितने भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, सेंटेंस लिखे जा रहे हैं, ऐसे लिखे जा रहे हैं, ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, बुक्स अवेलेबल है, कितना डेटा अवेलेबल है, कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपने अपने लैंग्वेज को, अपने मॉडल को किस तरीके से, किस तरह का डेटा दिया है, उसके ऊपर ट्रेन करवाया, ट्रेनिंग होती है इसकी, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को ट्रेन करवाया कि वो ये सारी कैलकुलेशन करे। अब ये कैलकुलेशन करना एक इंसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हमारा ब्रेन भी तो कर रहा होता है ना कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ फ्लावर इज, आप लोग क्या बोलेंगे सब, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, और कलरफुल। कलरफुल। ठीक है, तो आपके माइंड में कौन सी चीजें आ रही हैं, वही आ रही हैं जो ऑलरेडी आपने सुनी है, देखी है, पढ़ी है बचपन से लेकर, आपके कभी कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। ऐसा ही है। ठीक है। तो वही ये चीज आ रही है ना, हमारी बात, हमारे हमारे प्रिडिक्शन हम उसी को कर रहे हैं कि मिस ने फ्लावर इज ब्यूटीफुली बोला हो, ये आप भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से लैंग्वेज मॉडल भी प्रिडिक्शन करता है, उसके पास जो डेटा स्टोर है ऑलरेडी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जैसे हमारे दिमाग में स्टोर होती है। जी, क्या पूछ रही हैं, हाँ। कोई कुछ पूछ रहा था। नो मिस। चले, तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो बेसिकली ये चल रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के काम। तो वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि वो प्रिडिक्शन के बेसिस के ऊपर काम करें, उनके पास जिस तरह का भी डेटा अवेलेबल है। उसके बाद ये होती है इनकी ट्रेनिंग, यानी कि जब कोई भी मॉडल लॉन्च किया जाता है तो उसको एक्सक्यूज पहले मी मिस। ट्रेन करवा दिया जाता है। जी, जी, जी कहें।
यू मीन टू से कि जिस तरह से सर्च होते रहते हैं अकॉर्डिंगली उनके फिर उनके पास इन्हीं वर्ड्स का जो है बनता रहता है, स्टोर उनका बनता रहता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, एक होती है हमने ऑलरेडी डेटा उठाया, ठीक है, यानी कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है बहुत बड़ा डेटा सेट। एक डेटा सेट उठाया और हमने एक अपने अपने मॉडल को उस पर ट्रेन किया और उसे लॉन्च कर दिया। उसके लॉन्च करने के बाद फिर अब हम्म। जब उसको यूज करना शुरू किया लोगों ने, उसके अंदर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। हम्म। अगर मुझसे पूछेंगे भाई वेपन कैसे बनती है या एक्स वाई जी वेपन कहाँ मिलेगी, या फिर कोई मैं भी उससे कोई ऐसी चीज पूछूं इलीगल टाइप की, तो वो मुझे बताएगा सॉरी आई कांट हेल्प, और इस तरह की मैं नहीं बता सकता, या अनएथिकल है, कुछ भी इस तरह का वो जवाब देगा। रिस्ट्रिक्टेड तो होता है वो। ये भी सारी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इस तरह के वर्ड्स के कॉम्बिनेशन आए ना तो उसको आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद एक होती है लाइव ट्रेनिंग इसकी। आप देखेंगे कि जितना कहते हैं ना कि आप एआई को जितना यूज करेंगे ये इतना स्मार्ट होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका ऐसे पढ़ने के बाद मैं कैसे कहती हूँ कि नहीं नहीं ये तुमने ठीक नहीं लिखा। अब जैसे लिखा फ्लावर इज वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल क्रिएशन, हम इसको बोलूँ कि भाई आपने डेलिकेट का वर्ड क्यों यूज किया है। फ्लावर तो हम इसको डेलिकेट नहीं समझते, हम तो इसको सिंबल ऑफ ब्रेवरी और इस तरह कुछ भी मैं इसको कहानी सुना दूं कि इस तरह का हम समझते हैं। तो वो देखिएगा कि जब इस तरह की बात आ रही है तो ओके, तो इसके लिए ये भी यूज होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम इससे बात करते हैं ना ये उतना ज्यादा सीखता है। और इसके जो अंदर इसके पास जो सारा हमारा कंटेंट है, यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, हमारी वो प्रिडिक्शन, इसका डेटाबेस जितना स्ट्रांग होता है उसकी प्रिडिक्शन उतनी ही अच्छी होती है। तो अब हमारे पास ये वाला सिस्टम हमेशा से मौजूद था। सर्च इंजन यानी कि जो है वो गूगल हो या कोई भी हो, सर्च इंजन ऑलरेडी ये सारी चीजें यूज कर रहा होता है। अब देखें अगर हम मैं यहाँ पर लिखती हूँ सर्च इंजन के ऊपर शूज, तो ये देख रही हैं आप कितने सारे यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है। ये क्या है? ये प्रिडिक्शन ही तो है कि आपको शूज, ये सजेशन हम इसे कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसमें क्या सोचा कि ज्यादातर लोग जो है वो शूज ब्रांड लिख के सर्च करते हैं, या फिर शूज की पीएनजी ढूंढ रहे हैं या इमेजेस ढूंढ रहे हैं, शूज इन कराची ढूंढ रहे हैं। तो मैं उनको ऑलरेडी वो खुद ब खुद दे देता हूँ वो रिजल्ट कि आपको ये चाहिए, क्या आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। समझ में आ रही है कैसे वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं हमारी सर्चिंग की बेसिस के ऊपर। तो ठीक है, अगर आप इससे पूछेंगे बेस्ट शूज ब्रांड इन कराची, क्या बोल रहा है? सर्चिंग द वेब, क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले सर्चिंग द वेब, कहाँ से उठाकर ला रहा है डेटा? देखें सेम, देखें, वेबसाइट। ये देख रहे हैं आप? टॉप पे कौन सा दिया है इसने? इसने मुझे मेरे अकॉर्डिंगली दिया है। इसने मुझे वही आंसर दिया है जो मुझे सर्च इंजन ने दिया था। जी। ठीक है, तो वेब ही सर्च कर रहा है ये भी जाके, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई अलग अलग दुनियाएं नहीं है। ये आप नहीं लोगों को पता है। होना चाहिए। क्लाइंट को बताने के लिए हम बोलते हैं हाँ भाई हम जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको एज अ मार्केटर पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये बज वर्ड यूज करते हैं ना, सेलिंग वर्ड्स कहते हैं हम इनको, कि ये बेचने के लिए हम नए नए अल्फाज यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? उसने भी वेब सर्च किए, ठीक है, जाके उसने वेब ही दोनों सर्च सेम किया। है। सर्च इंजन भी वेब ही सर्च कर रहा है ना, दोनों सेम है। और उसने भी मुझे वही रिजल्ट दिया है तकरीबन। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को कि जनरेटिव इंजन जो होते हैं यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रिडिक्शन पे काम करते हैं। और प्रिडिक्शन वो किसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं कि लोग ने पूरी इंटरनेट के ऊपर क्या लिखा है, और फिर उसको भी वो फर्दर कर लेते हैं कि मैं स्पेसिफिकली, जैसे सर्च इंजन करता है कि स्पेसिफिकली मेरा मेरा ट्रेंड देख ले वो, कि मैं क्या सर्च करती हूँ, मैं किस तरह किस लोकेशन से बात कर रही हूँ, मेरी लैंग्वेज क्या है, मैं किस तरह की चीजें पसंद करती हूँ, उसी की बेसिस पे हमें रिजल्ट दे रहा हूँ। क्लियर है? जी। ठीक है, तो ये होता है बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन आपने जी अपनी मिस। वेबसाइट की ही करनी है, अपनी वेबसाइट को भी प्रॉपरली डिजाइन करना है, प्रॉपरली उसके ऊपर कंटेंट रखना है। सर्च ये उठा के वेब से ही लेकर आएगा आपके लिए। ठीक है, हाँ पहले ये हमारे लिए चैटबॉट ही समरी बनाकर दे देता है, हमें हमें एक एक लिंक खोलना नहीं पड़ता जाके, तो ये एक हमारे लिए ईज हो गया, इसलिए इसको हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। और पहले हम इसको इसलिए यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि ये जो वर्ड वाली प्रिडिक्शन होती है बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश के अंदर 5,000 वर्ड्स होते हैं या 50,000 वर्ड्स होते हैं, तो 50,000 वर्ड्स यहाँ पर है, 50,000 वर्ड्स यहाँ पर है, फिर एक और टेबल बन रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, थर्ड फोर्थ, फिर टेबल बन रहे हैं, तो बिलियंस के अंदर कैलकुलेशन हो जाती है। तो बिलियंस में कैलकुलेशन करने के लिए सिस्टम भी इतना ही फास्ट होना चाहिए था ना। तो अब के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, अब जो दुनिया के अंदर मॉडल चल रहा है इंटरनेट का या सर्वर्स जो है जिस लेवल के हैं, वो ऐसे क्विकली आपकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड्स।
इससे पहले के जो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा से मौजूद है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमेशा से मौजूद है, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, हमारे सिस्टम्स की, हमारे सर्वर्स की, हमारे इंटरनेट की स्पीड की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? इंटरनेट स्टूडेंट। अच्छा, रैग मॉडल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हमारा जो एंकर है, अब इसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम वेक्टर एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो रैग मॉडल्स होते हैं ना, वो वेक्टर एम्बेडिंग यूज करते हैं, कीवर्ड्स यूज नहीं करते इसमें। ठीक है, यानी कि ये वाला जो मॉडल है, ये अल्फाजों के ऊपर काम नहीं करता, ये वेक्टर्स के ऊपर काम करता है। वेक्टर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे, अगर किसी ने थोड़ा बहुत। मैम जी मिस, वेक्टर्स मैथ्स स्केलर में। एंड वेक्टर्स वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी हम्म, ठीक है, थोड़ा सा मिस जो डायरेक्शन डिफरेंस। शो मैथ्स करने में के लिए। किसी की पोजीशन के लिए होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसको सेट कर देते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फिजिक्स है में वो, होता है। मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप लोग कंप्यूटर को कोई इमेज देते हैं या कोई प्रॉपर्टी देते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी को कैसे एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, हम इसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं फ्लावर, और एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं रोज, और एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं इसको पिज्जा। डिफरेंस है ना इनमें? ठीक है, अब वो इनको वर्ड्स के बेसिस पर अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये हमारा रेग मॉडल है। तो रेग मॉडल किस तरीके से काम करता है, ये और भी ज्यादा एडवांस चीज है, और ये और भी ज्यादा फास्ट काम करता है। बेसिकली फ्लावर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसमें फ्रेग्रेंस हो सकती है। ठीक है, वो डेलिकेट हो सकता है, उसमें पेटल्स हो सकती हैं, उसके अंदर स्टेम हो सकता है। और क्या हो सकती है फ्लावर की प्रॉपर्टीज, उसमें कलर्स, कलर रूट। चीजें आ जाएंगी। मैं अभी सिर्फ बेसिक सिंपल सी एक चीज ले रही हूँ। ठीक है, तो हमने अभी ये चार प्रॉपर्टीज ले ली कि फ्लावर में ये हो सकती हैं प्रॉपर्टीज, उसके अलावा पिज्जा के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं प्रॉपर्टीज। अच्छा, स्मेल, इसको हम टेस्ट आ स्मेल कर सकता देते है। हैं। ठीक है, हाँ, समझे, इसको स्मेल कर देते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, ताकि कंबाइन हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कोई टेस्ट भी हो सकता है, तो टेस्ट तो फ्लावर में भी हो सकता है कोई। उसके अलावा, सॉफ्टनेस। हाँ, वो एडिबल हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम इनको ये प्रॉपर्टीज देते हैं, तो फ्लावर के अंदर स्मेल होने के कितने चांसेस हो सकते हैं। भाई 9 फ्लावर है, बल्कि इसको 8 कर देते हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होती। ठीक है, स्मेल पिज्जा में 100% होगी, और रोज में भी होगी, क्योंकि रोज तो फेमस ही इसीलिए है। ठीक है, इसी तरह से डेलिकेट, तो फ्लावर ज्यादा डेलिकेट होता है, रोज भी डेलिकेट होगा, पिज्जा डेलिकेट तो नहीं होता इतना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली कुछ नंबर दे देते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर पेटल्स होंगी, ऑब्वियसली फ्लावर है तो पेटल्स तो होंगी उसके अंदर, तो 9 पेटल्स हैं इसमें। इसको हम 9 नंबर दे रहे हैं, इनके पेटल्स होने के चांसेस हैं बेसिकली। ठीक है, 9% चांसेस हैं या 90% चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी है। पिज्जा के अंदर पेटल्स होती हैं क्या? नहीं होती। ठीक है, नहीं। स्मेल मिस ये चांस, क्या प्रोबेबिलिटी निकाल दी है सबकी? परसेंटेज है कि हाँ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ओके। चांसेस कितने हैं स्टेम होने के चांसेस, मतलब मेरे सामने इतना बड़ा जनरल अंडा से डालना। प्रॉपर्टीज हमने लिख दी हैं और फिर हम उसको वो कर रहे हैं कि ये किसमें कितनी पिक्चर से, प्रॉपर्टीज कितने हाँ परसेंट है। आप समझेंगे वेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर एक मैथमेटिकल नंबर देते हैं। कंप्यूटर की ठीक लैंग्वेज है। के अंदर अगर हम इसको मैथमेटिकली समझे ना, कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है, तो फ्लावर को कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये फ्लावर है। मिस क्या अकॉर्डिंग टू द कोड होगा, प्रॉपर्टीज कंपेयर करने को कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज उसका एक कोड बना लेगा कि ये अगर कोड है ना, तो ये फ्लावर ही होगा, ये रोज ही होगा। ठीक है, रोज के, फ्लावर के अंदर टेस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, पिज्जा में ऑब्वियसली होंगे एडिबल फ्लावर, कुछ होते हैं एडिबल, कुछ नहीं होते हैं। रोज एडिबल होता है, तो 8 कर देते हैं इसको, और ये पिज्जा तो एडिबल ही है। ठीक है, सॉफ्टनेस फ्लावर की, ऑब्वियसली फ्लावर है तो सॉफ्ट हो सकता है, कम, मतलब कुछ फ्लावर सॉफ्ट नहीं भी होते हैं, तो हम इसको 7 दे देते हैं। और रोज ऑब्वियसली सॉफ्ट होता है, पिज्जा भी ऑब्वियसली समटाइम क्रस्ट भी होता है, तो 8।
अब अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 88994447। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 98995889। और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 9222। 92219998। ऐसा बैग दो। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा खास नहीं भी पता इन चीजों के बारे में, अगर हम ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं देखें और हम सिर्फ इन तीनों नंबर्स को देखें तो इनमें से कौन से दो नंबर्स क्लोज क्लोज नजर आ रहे हैं हमें। तो इसने क्या किया हुआ, इसने ऐसे नंबर्स के कोड्स बना के सेव किए हुए। इस नंबर के कोड्स बना के सेव करने से इसको क्या फायदा हो रहा है कि अगर मैं लिखती हूँ फ्लावर तो वो उसके पास इस कोड में जाएगा ना, मशीन के पास। तो वो देखेगा इससे क्लोज क्लोज नंबर कौन से हैं। क्लोज क्लोज नंबर ढूंढना ज्यादा आसान है या इस तरीके से प्रिडिक्शन करना ज्यादा इजी, कौन सा मॉडल क्लोज ज्यादा नंबर। सेफ काम कर सकता है। क्लोज नंबर ढूंढना ज्यादा इजी है ना, तो क्लोजेस्ट नंबर जी। ढूंढ के उसके Correct. अकॉर्डिंगली वो, हाँ ओके, तो उस क्वेश्चन को वो इस तरीके से ढूंढता है कि अगर कोई फ्लावर लिख रहा है तो उसका नेक्स्ट वर्ड रोज हो सकता है, क्योंकि सबसे क्लोज फ्लावर के रोज है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ कोड्स। समझ में आया?